नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में यह हमारा अगला टॉपिक है। इसमें हम लोग नेशनल इवेंट्स को देखेंगे और आइए देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। जिनको भी कुछ डाउट होगा उसका मिला लेंगे। इसका सही आंसर है ए, पुणे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक भीमराव अंबेडकर से एक खबर है। भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनाई जा रही है। यह मूर्ति बनाई जा रही है लखनऊ में, आप याद रखेंगे, और इसकी हाइट है 25 फीट। इसके उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति महोदय ने। तो अगर गलती से आ जाए कि लखनऊ का है तो आप योगी जी को टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि इन्होंने साथ में थे लेकिन उद्घाटन किए हैं, इसका शिलान्यास किया है, इसका मतलब राष्ट्रपति जी ने। और अंबेडकर की जयंती के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो इनकी जयंती का नाम अगर याद रखें आप, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। जैसे गांधी जी का जयंती पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो अंबेडकर का भी जयंती कई बार पूछा गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। 14 अप्रैल इनकी जयंती है और इनकी अभी एक मूर्ति लगी है लखनऊ में, जो कि करंट के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक दिल्ली मेट्रो का एक खबर चर्चा में रहा। दिल्ली मेट्रो भारत का पहला मेट्रो बना है जो कि अभी कैशलेस पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करा है फास्टैग के माध्यम से। इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा, और फास्टैग के माध्यम से टोल पे भी यूज़ होता है इसका। इससे यही होता है कि कैश लेन देन की ज़रूरी जो भी टाइम लगता है उससे नहीं होता और सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है। तो यह करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो, आप इसे याद रखेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम बना है अभी जयपुर में। देखिए, अगर फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा जाए तो सबको पता होगा, सब कोई बोल देगा कि हाँ फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेडियम बना है अहमदाबाद में, गुजरात में, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम से उसका नामकरण हुआ है। पहले दूसरा नाम था लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नाम से बदल गया है। तो देखिए, लेकिन सेकंड जो स्टेडियम बना है जयपुर में बना है, यह पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो आपको, कहीं दूसरा आपको दिखेगा कहीं तीसरा दिखेगा, तो यहाँ पे उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। यह जयपुर का जो स्टेडियम बना है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथ ही अगर विश्व की बात की जाए तो जयपुर में बना जो स्टेडियम है विश्व का तीसरा स्टेडियम है। तो भारत का यह सबसे बड़ा दूसरा है और विश्व के लिहाज से सबसे बड़ा तीसरा है। तो आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आप आंसर जयपुर लगाएंगे। एक अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, यह कहाँ बना है? यह बना है गुजरात में, ठीक है, यह गुजरात में बना है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र। यह जितने भी समुद्री क्षेत्र होते हैं और उसमें शिपिंग का जो भी विवाद होता है, इन सबको निपटारा करे गए, इसका यही काम है। देखिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, आप पढ़ लेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर गुजरात की गांधीनगर में बना है, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और देखिए, गुजरात से एक और खबर है कि अमेजन जो कंपनी है, अमेजन कंपनी, यह पहला डिजिटल सेंटर, पहला डिजिटल सेंटर कहाँ खोल रही है? सूरत में। ये भी गुजरात का ही खबर है। तो आप याद रखेंगे कि अमेजन भारत में पहला अपना डिजिटल सेंटर सूरत में खोल रहा है, जो कि गुजरात में है। तो दोनों याद रखेंगे, दोनों गुजरात का ही खबर है। एक देख लेते हैं, न्यूज़ है, मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, यह बन रहा है आपको कर्नाटक में। कर्नाटक, इसकी राजधानी है बेंगलोर। यह बेंगलोर रेलवे स्टेशन पे बन रहा है। देखिए, यही है फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। इस रेलवे स्टेशन का नाम है KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। अब KSR क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। KSR का फुल फॉर्म है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना। यह एक क्रांतिकारी थे, उन्हीं के नाम पे इस स्टेशन का नाम है KSR
क्रांतिकारी, संगोली, अरायन्ना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो ये सर आप सिर्फ याद रखेंगे कि मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ बन रहा है, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे बन रहा है, जो कि कर्नाटक में है। आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है, रेलवे स्टेशन भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाए आप बना देंगे। एक अगला न्यूज़ है स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इसका फुल फॉर्म है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। पेंशन प्रशासन, इसका हिंदी कह सकते हैं पेंशन प्रशासन रक्षा विभाग। इसका काम क्या होगा, यह जितने भी भारतीय सेना के पेंशन भोगी लोग हैं, जो रिटायर कर गए हैं, जो पेंशन पे अभी पेंशन जिनको मिल रहा है, उनका जो सारा सिस्टम होगा उसको ये डिजिटलाइज करेगा, डिजिटल के माध्यम से जोड़ेगा। तो वही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोग्राम है। जो सेना के लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए यह है कि उनके सारे पेंशन का जो काम है उसको डिजिटलाइज किया जाए। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि स्पर्श जो योजना है किस मिनिस्ट्री का है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका काम क्या है, तो काम आप याद रखेंगे कि पेंशन भोगी जो भी लोग हैं उनके पेंशन की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करना। बस इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इसमें तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक इसी के साथ एक निपुण भारत प्रोग्राम है। देखिए निपुण भारत प्रोग्राम क्या है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। यही एजुकेशन मिनिस्टर निशंक जी, मतलब उस समय थे, अभी ये नहीं है। तो आप याद रखेंगे इनके टाइम यही इसको जारी किए थे। अगर पूछा जाए कि निपुण भारत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो आप निशंक का ही नाम लेंगे, क्योंकि उस टाइम यही शिक्षा मंत्री थे। निपुण भारत का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका मतलब है कि 3rd स्टैंडर्ड 3rd ग्रेड का जो भी बच्चा होगा उसको पढ़ने, लिखने और शब्दों की पहचानने की क्षमता डेवलप कराना है। और यह लक्ष्य कब तक कराना है, 2026-27 तक। अब देखिए 2 तरीका है। एक तो तरीका है कि आप स्कूल में बेहतर टीचर को बहाल करिए, जो भी बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल की उसकी आप प्रॉपर व्यवस्था कराइए, तब शिक्षा बेहतर हो सकती है। तो ये तो पहली व्यवस्था हुई जो मुश्किल है। तो इसको सरकार करने के बजाय एक निपुण भारत प्रोग्राम चला रही है। ऐसे प्रोग्राम का ज़मीनी स्तर पे कितना प्रभाव होगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एक्चुअल में जो भी ज्ञान होगा वो शिक्षक के माध्यम से होगा। और आपके गांव का, शहर का जो भी स्कूल है सरकारी, उसकी क्या स्थिति है आप जाकर देख सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का कितना असर वहाँ पे होता है, क्योंकि टीचर ही नहीं है। टीचर है तो बुनियादी व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले वो करना है। तो खैर ठीक है, निपुण भारत योजना बढ़िया है, लेकिन बुनियादी व्यवस्था का होना सबसे ज़रूरी है, जो कि नहीं है। तो वो सब छोड़िए, अभी निपुण भारत प्रोग्राम को पढ़ते हैं। इसमें है कि 3rd स्टैंडर्ड तक के जो भी बच्चे हैं उनको 2026-27 तक लक्ष्य है कि वो बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें और कुछ शब्द को समझ सकें अपने हिसाब से। मतलब उनकी जो भी समझ है, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा को जो भी समझ होता है उस हिसाब से वो समझ सकें। एक मणिपुर खबर में है। देखिए नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया है जो कि अभी रेलवे मैप से जुड़ा नहीं है। रेलवे मैप से जुड़ा नहीं होने का मतलब यह है कि रेलवे लिंक से कनेक्टिव नहीं है। तो अभी पिछले साल 2021 में मणिपुर को रेलवे लाइन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट को रेलवे मैप से जोड़ा गया है। तो आप याद रखेंगे मणिपुर। और मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे मैप लगा दिया है। कई बार मैपिंग पे क्वेश्चन बनता है कि ऊपर से नीचे आप थोड़ा सा सजाएं कि कौन स्टेट सबसे मतलब नॉर्थ में, कौन सबसे साउथ में है। तो आप याद रखेंगे यह है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम है, ये नागालैंड है, यहाँ पे मेघालय है, फिर मणिपुर है, त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे मैप। एग्ज़ाम में नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन बनता है
यूपीएससी कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा, क्या पता बीपीएससी भी पूछ दे। और साइड्स में भी देख लेंगे, म्यांमार यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मैपिंग पे एक बार अच्छा पकड़ अपना बना लेंगे तो ठीक रहेगा। और बिहार से अटैच होता है जो नेपाल, ये भी देख लेंगे। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, तो मैप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसमें बताना यही था कि मणिपुर जो है अभी हाल में रेलवे मैप से जुड़ा है, तो यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे। क्रिप्टोजेनिक गार्डन यह कहाँ बना है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्रिप्टोजेनिक गार्डन किस स्टेट में बना है। तो इंडिया का फर्स्ट है ये क्रिप्टोजेनिक गार्डन, यह बना है आपको देहरादून उत्तराखंड में। अगर इसकी हम बात करें इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर लगभग 50 तरह के डिफरेंट स्पीसीज़ को आप देख सकते हैं, जिसमें अलगी होगा, मोसेज होगा, फर्न होगा, फंगी होगा एंड लाइकेंस होंगे। तो आप इन सारे जो स्पीसीज़ हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं जाने के बाद। और यह भारत का पहला है जो कि बना है। और कहाँ बना है? देहरादून में बना है। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो देहरादून और उत्तराखंड दोनों याद रखेंगे कि कुछ भी आए तो आप आंसर मार सकें। अगला क्वेश्चन एलएनजी है, एलएनजी से रिलेटेड है। यह भारत का पहला एलएनजी, मतलब देखिए यहाँ पे ये नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी। एक कंट्री फर्स्ट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट बना है, नागपुर में बना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एलएनजी प्लांट कहाँ पे बना है, आप याद रखेंगे नागपुर, ठीक है। और कौन इसको उद्घाटन किए? तो इसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी, रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इससे होगा क्या, जो इससे मतलब स्वदेशी इथेनॉल को हम लोग उत्पादन बढ़ाएंगे, सीएनजी का उत्पादन बढ़ाएंगे, एलएनजी का उत्पादन बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों का उत्पादन बढ़ाएंगे। और जो पेट्रोलियम पे हमारी जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम करेंगे। और सीएनजी, एलएनजी ये सब जो भी उपयोग होगा, इससे इन्वायरमेंट को हम बचा सकते हैं। यही इसका पर्पस है। तो इसी के लिए फर्स्ट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट बना है नागपुर में, आप याद रखेंगे। एक लद्दाख का न्यूज़ चर्चा में रहा, लद्दाख का न्यूज़ देख लेते हैं इसमें है क्या। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन बना, तो आप कहेंगे सिक्किम। सिक्किम बना है। अब लद्दाख को भी मन किया कि भाई हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा करें, तो यह सिक्किम से एक टाई अप कर लिया है, एक संधि कर लिया, मतलब एक एग्रीमेंट कर लिया है। सिक्किम सहयोग कर रहा है और लद्दाख को अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और यह टारगेट कब तक अचीव करना है? 2025 तक। तो कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में अब आपसे पूछा जाए कि हाल ही में सिक्किम के साथ कौन सा यूनियन टेरेटरी ऑब्लिक स्टेट, देखिए ऐसा क्वेश्चन में स्टेट और यूनियन टेरेटरी दोनों लिखा रहता है, तो आप ध्यान देंगे। हाल ही में कौन सा यूनियन टेरेटरी या स्टेट सिक्किम से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आंसर होगा लद्दाख। और ये पूछा जाए कि लद्दाख का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो टारगेट है कब तक पूरा करना है, तो आंसर होगा 2025, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे, लद्दाख में एक योजना आया था मोदी योजना, इसका फुल फॉर्म था मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो अगर आपसे ये भी इसी से रिलेटेड था, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड था ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोदी योजना कौन से स्टेट यूनियन टेरेटरी में लॉन्च किया गया, तो आप याद रखेंगे कि यह लद्दाख के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर लद्दाख होगा, ठीक है। तो दो खबर हैं यहाँ पे। लद्दाख ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए साइन किया है सिक्किम से और टारगेट है 2025। और दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि मोदी योजना कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना करेंगे कि मोदी योजना गुजरात के हैं तो गुजरात से आए होंगे, गुजरात में लॉन्च हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी योजना लद्दाख में लॉन्च हुआ है।
अगला न्यूज़ है फर्स्ट ग्रेन एटीएम। जैसे हम लोग पैसा एटीएम डालते हैं और पैसा निकलता है, उसी तरह अब एटीएम डालने पे फूड का आइटम निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये एटीएम मशीन है और यहाँ पे फूड ग्रेन निकल रहा है। एक गुरुग्राम में बन रहा है, जो हरियाणा में है। इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम इन हरियाणा, एक गुरुग्राम में बन रहा है। आप जगह याद रखेंगे, गुरुग्राम, या पहले नाम इसका गुड़गांव था। तो देखिए इसमें जो भी बेनिफिशियरी है उसका आधार कार्ड, उसका जो मतलब राशन कार्ड होता है उससे लिंक होता है। और जब आधार कार्ड का नंबर वह एटीएम कार्ड में डालेगा तो यहाँ पे जो भी ग्रेन्स होगा, जो फैसिलिटी मिलती है उनको, और फैसिलिटी में क्या मिलती है, तो वीट मिलती है, राइस मिलता है और मिलेट्स मिलता है। तो यह यहाँ पे जितना मिलना होगा उनको सारा फीड कर दिया जाएगा सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पे आपको अनाज मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई किसी तरह का इसमें चोरी नहीं हो सकता है। जो भी बेनिफिशियरी है वो एटीएम में जाएगा और अपना आइटम, फूड ग्रेन आइटम जो भी उसके हिस्से का है वो अपना ले लेगा। और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, जैसे 2000 रुपये डालते हैं तो एटीएम 2000 रुपये दे देता है। 1000 डालते हैं 1000 दे देता है। अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो नहीं देता है। उसी तरह अगर आप बेनिफिशियरी है, एक बार यूज़ कर लिए रहेंगे तो दोबारा जाएंगे तो दोबारा ग्रेन्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यूज़ नहीं किए हैं तो जैसे ही आपका आधार कार्ड यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका आधार कार्ड से वहाँ राशन कार्ड अटैच होगा, लिंक होगा, और फिर आपको ग्रेन्स मिल जाएगा। तो यह डिजिटलाइजेशन का बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे बेनिफिशियरी को बहुत मदद मिलेगा, लीकेज को कम किया जा सकता है इससे। और ये बना कहाँ पे, गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा में। एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। यह बन रहा है काशी में। काशी मतलब है तो बनारस या वाराणसी, सारा एक ही नाम है। तो काशी में सांस्कृतिक राजधानी बन रहा, सांस्कृतिक राजधानी काशी को कहा जाता है भारत की। यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है और यह बन रहा है जापान की टेक्नोलॉजी की सहायता से बन रहा है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जो किस देश की तकनीक के साथ बन रहा है, तो जापान की तकनीक के साथ बन रहा है। और इससे होगा क्या, यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। विश्व के और जगह से लोग, बनारस में ऐसे भी बहुत लोग आते हैं बनारस को देखने के। बनारस एक पर्यटन के लिए बड़ा अच्छा जगह है, सांस्कृतिक राजधानी ही माना जाता है। तो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जा रहा है जापान की टेक्नोलॉजी से। इससे पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है, बनारस में। एक न्यूज़ है फर्स्ट बुक विलेज। देखिए यह न्यूज़ जो है ना, ये सब पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब अच्छा इनिशिएटिव हो रहा है। एक केरल किया है, ये देख के ही लगता है कि ये सब न्यूज़ यूपी बिहार में तो हो नहीं सकता। फर्स्ट बुक विलेज कितना अच्छा इनिशिएटिव है। और आप पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी भी पढ़े होंगे, वो भी केरल में ही बन रहा है। तो केरल इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। अगर जगह की नाम की बात करें तो पेरुमकुलम जगह का नाम है। केरल का एक जगह है जो फर्स्ट विलेज सेंटर बना है, फर्स्ट बुक विलेज बना है केरल में। तो आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। और फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी बना है केरल में। तो दोनों खबर आप याद रखेंगे, पहला डिजिटल सेंटर बना है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बना है, और पहला बुक विलेज बना है केरल में। एक न्यूज़ है काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे डिटेल में, मैं बता देता हूँ इसको डिटेल में, आप पढ़ लेंगे। देखिए काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल, या इसको कहें तो रमप्पा टेम्पल, इसका दोनों नाम है। एग्ज़ाम में दोनों में से कुछ भी आए आप मान लेंगे कि आप जो पढ़े हैं वही पूछ रहा है। काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल पूछे या रमप्पा टेम्पल पूछे, दोनों एक ही मंदिर का नाम है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब यह हुआ क्या है, यूनेस्को के 39th
विश्व धरोहर में, मतलब हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इसको। हेरिटेज साइट में मतलब विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। यह नंबर आप याद रखेंगे, नंबर पूछा जा सकता है कि भारत का 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन बना है, तो रामप्पा टेम्पल या काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल बना है। अब ये है कहाँ पे, ये भी देख लीजिए, यह है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। यह मंदिर किसके लिए समर्पित है, यह मंदिर भगवान शंकर के लिए समर्पित है, शंकर के लिए। इसको बनवाया कौन है, तो बनवाने वालों की अगर बात करें तो 1213 से 1212 होगा, 1212 से 34 के बीच में यह बना। एक राजा थे यहाँ के काकातीय शासक, जिनका नाम था गणपति देव। इनके एक सेनापति था, इनका सेनापति, ये राजा हैं, गणपति देव राजा हैं, इनका सेनापति था, उसका नाम था रेचारला रुद्रदेव, और इसने ही इस मंदिर को बनवाया है। आप याद रखेंगे, यह है राजा, यह किंग है, और यह है सेनापति, और रेचारला रुद्रदेव सेनापति ही यह मंदिर को बनवाया है। तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पूछा जाए काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल कौन बनाया, तो रेचारला रुद्रदेव ने बनवाया। आप राजा के नाम नहीं लिखेंगे, उसमें राजा भले होते, लेकिन यह सारा बनवाने का जो निर्णय था सेनापति का था, रेचारला रुद्रदेव का था। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1212 से 1234 के बीच में इसे बनवाया गया। और कहाँ पे बना है, तो यह बना है तेलंगाना में। यह मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शंकर को समर्पित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 39th इसको स्थान मिला है। अब साथ में एक और देख लेते हैं, 40वां स्थान किसे मिला है। 40वां स्थान मिला है धौलावीरा, जो कि है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है, इसे 40वां स्थान मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट मनाया कब जाता है, 18 अप्रैल को, ठीक है। तो आप इसे 2-3 टॉपिक हैं, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल 39th है, तेलंगाना में है, और धौलावीरा 40th है, 40वां है, 14th है, और यह है गुजरात में। एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड खबर है। देखिए, अभी कर्नाटक पहला स्टेट बना है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी नौकरी में 1% का आरक्षण देगा, 1% का आरक्षण देगा कर्नाटक। यह पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि ऐसा किया है। तो ट्रांसजेंडर के लिए पहला कौन सा स्टेट है जो कि आरक्षण देने का प्रावधान किया है, तो यह होगा कर्नाटक। अगर कितना कर्नाटक आरक्षण दे रहे पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे 1%। एक और न्यूज़ है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, इनके लिए गरिमा गृह बन रहा है। गरिमा गृह, गरिमा गृह क्या है, सभी राज्यों में एक सुरक्षित आवास बनाया जाएगा, सभी राज्यों में, कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर अपने आप को मतलब चाहता है कि हमको सुरक्षा चाहिए, तो इस गरिमा गृह में आके रह सकता है, सरकार उनकी प्रॉपर सुरक्षा देगी। और स्पेशली वो ट्रांसजेंडर के लिए ही बना है, वहाँ पे मेल फीमेल नहीं रहेंगे, ये स्पेशली ट्रांसजेंडर के लिए बना है जो अपने गरिमा के साथ रह सकते हैं। और देखिए नाम में है गरिमा, और ट्रांसजेंडर को भी अब एक जेंडर की मान्यता मिल गई है। पहले आप फॉर्म देखते थे उसमें मेल फीमेल रहता था, लेकिन अब ट्रांसजेंडर भी आ गया है, तो वो भी अब नागरिक हैं, उनको भी अब गरिमा से जीने का अधिकार है। इसीलिए उनके लिए जो घर बन रहा है, जो गृह बन रहा है, उसका नाम रखा गया है गरिमा गृह, क्योंकि उन्हें भी अब अपने गरिमा से जीने का अधिकार है।
और यह किसके तहत किया जा रहा है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के तहत किया गया है। तो आप याद रखेंगे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2 खबर है। पहला तो है कि कर्नाटक पहला स्टेट बना है जो कि सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण की बात किया है, और दूसरा केंद्र सरकार का सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री है, उसके तहत गरिमा गृह बन रहा है जिस सभी राज्यों में यह बनाया जाएगा, और ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षित आवास है, वहाँ पे आके वो रह सकते हैं और उनकी सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे सुविधापूर्वक प्रदान किया जाएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है? यहाँ पे ए होगा, तो आप ध्यान देंगे। पहला स्टेडियम कहाँ बना है, आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।